नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये अपनी है ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज ज्वालामुखी और उसकी वजह से जो स्थल रूप बनते हैं विभिन्न प्रकार के, वो है ना। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, कौन कौन सी 3 परतें हमने देख ली थी, है ना। पुराना जो विचार था वो देख लिया था, अभिनव विचार है वो हमने देख लिया था कि सियाल, सीमा, निफे पहले होते थे, पहले वाले मानते थे, है ना। अब जो नया विचार है वो मानता है क्या, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर कौन सी ठोस है, कौन सी द्रव है ना, ये हमने देख लिया था। उनके बीच में कौन सी असांतत्य या असंबद्धता है, मोहो गुटेनबर्ग असंबद्धता, वो हमने मोटा मोटे देख लिया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है और किस प्रकार से ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और ज्वालामुखी की वजह से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, और जो चट्टान का साइकिल होता है, एक चट्टानों का चक्र होता है ना, शैल चक्र, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करें अपना लेक्चर। हाँ जी, तो कल के लेक्चर में हमने ये सब तो देख ही लिया था, है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोर वाला, सियाल, सीमा, निफे सब देख लिया था। आज जो है हम शुरू करें, कहाँ से शुरू करें हम आज। पेन ठीक है, ये यहाँ ठीक नहीं चल रहा, पर ये ठीक है, दोनों में ठीक है। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप आज हम देखने वाले होते हैं। आपने ज्वालामुखी देखा होगा। ज्वालामुखी क्या होता है, मतलब ऐसा एक प्लेस जहाँ से पृथ्वी के अंदर से लावा, मैग्मा, ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हो, वो क्या होता है, वो होता है ज्वालामुखी। ये अपनी पृथ्वी हो गई, और इस पृथ्वी के अंदर से अगर ज्वालामुखी निकल रहा हो, है ना, मैग्मा वगैरह निकल रहा हो, तो वो क्या होता है, वो ज्वालामुखी होता है ना। तो जहाँ जिस स्थान से गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ और लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया ज्वालामुखी, है ना। और अगर मान लो कोई ज्वालामुखी जो है वो लावा और वो जो निकल रहा है वो अभी अभी निकला है, थोड़े दिन पहले ही निकला है, तो वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और अगर बहुत साल हो गए इसको निकले हुए, तो वो सुसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं। सुसुप्त मतलब सोया हुआ है बहुत दिनों से, ये इसको वो नहीं है। और अगर दोबारा इसे निकलने के भी चांसेस वगैरह नहीं है, तो वो तो मृत प्राय हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने देखा था कल भी कि किस प्रकार से ये ज्वालामुखी जो है वो, इसका स्रोत क्या होता है। हमने देखा था कि इसमें निकलता मैग्मा, और वो कहाँ से निकलता है, हमने देखा था कि जो दुर्बलता मंडल होता है एस्थेनोस्फीयर, वो इसका स्रोत होता है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या क्या जब ज्वालामुखी निकलता है तो आता है, देखिए, ज्वालामुखी बम आता है, राख आता है, धूलकण आते हैं, बहुत सारी गैस आती है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के आप देख सकते हो ऑक्साइड्स हो गया, सल्फर के यौगिक हो गया, और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ऐसी इस प्रकार की गैसें भी आती है। तो आपको पूछ ले कि ज्वालामुखी के ज्वालामुखी उद्गार के साथ कौन कौन सी गैसें निकलती है, तो नाइट्रोजन और सल्फर, ये तो मुख्य मुख्य निकलती है। साथ में अगर ऑप्शन में क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑर्गन दे दें तो ये भी निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ से ये लावा, मैग्मा बाहर निकलता है पृथ्वी के, ठीक है, वो होता है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में कौन सी चीज़ें निकलती है, ये हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गया, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गया, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन जैसी गैसें, और धूलकण और देखिए राख तो निकलती ही निकलती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ज्वालामुखी किस प्रकार से बन रहा है, उसकी संरचना क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया जाता है ना। तो सबसे पहले आ जाता है शील्ड ज्वालामुखी, है ना। तो शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है कि जब ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है बाहर, गरम गरम जो लावा निकलता है अंदर से, वो तरल मात्रा में, तरल रूप में होता है, मतलब ज़्यादा तरल होता है, एकदम गाढ़ा एकदम नहीं होता है, तो वो बहुत दूर तक फैलता जाके, तो वो क्या होता है, वो होता है शील्ड ज्वालामुखी। जैसे मैं आपको एक बार स्क्रीन क्लियर करके बता दूं, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी है ना, ये अपनी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी से ये इस प्रकार का ज्वालामुखी निकल रहा है, यहाँ से ज्वालामुखी निकले जा रहा है ना। तो ये क्या होता है, बहुत दूर तक फैल जाता है ऐसे, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता, तरल रूप में ज़्यादा होता है, तो ये इस प्रकार से बहुत दूर दूर तक ये फैल जाता है, ये है ना। ये यहाँ से लावा निकल रहा है ना, यहाँ से ये पृथ्वी है, इसके अंदर से लावा निकल रहा है, तो बहुत दूर दूर तक ऐसा फैल जाता है, तो वो क्या हो गया, इसे हम कह देंगे शील्ड ज्वालामुखी। और अगर देखें
बेसाल्ट प्रवाह को अगर छोड़ दें, एक बेसाल्ट प्रवाह का प्रकार का भी एक ज्वालामुखी होता है, अगर उस बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दिया जाए तो ये ज्वालामुखी में सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि बहुत दूर तक ये फैला होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप कहाँ है? ये है प्रशांत महासागर में, है ना, प्रशांत महासागर में। और यूएसए जो है ना, अमेरिका का ये 50th स्टेट है, 50वां राज्य है अमेरिका का, हवाई, ठीक है ना। वो इसका उदाहरण है शील्ड ज्वालामुखी का, ये आपको याद रख लेना है। और ये क्या होते हैं? ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, है ना। और ये बहुत, बेसाल्ट जो होता है ना वो बहुत ही आप कह सकते हैं उसे ज़्यादा तरल मात्रा में होता है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट ज़्यादा तरल होता है तो वो बहुत दूर तक जाता है, उसमें उसकी शांता होता है ना, गाढ़ापन वो कम होता है, तो बहुत दूर तक ही जाता है ना। और तरल लावा के ठंडे होने से ये बन जाते हैं, और ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल जो है वो तीव्र नहीं होता। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, है ना। इनका ढाल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये तरल होता है। भाई तरल होगा तो कहाँ इनका ढाल बन पाएगा, है ना। अगर ये गाढ़ा होता तो ऐसे ऐसे बनता जाता ऊपर ऊपर। स्क्रीन क्लियर कर लूँ एक बार। देखिए ये एक एक चीज़ समझने वाली है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये देखिए ऐसे ऐसे अगर मान लो यहाँ होता, है ना, हम एक ज्वालामुखी पढ़ेंगे मिश्रित ज्वालामुखी, वो क्या होता है? वो इस प्रकार से बनता है, लेयर बाय लेयर। ये लेयर बाय लेयर नहीं बन पाता, क्यों? क्योंकि ये तरल मात्रा में तरल होता है ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, इसकी वजह से ये फैल जाता है ना। तो ये हमने देख लिया, ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। और ये वैसा तो देखो बड़ा शांत निकलते हैं यार, आराम से, बड़ा शांतिपूर्वक निकलते हैं। यानी अगर यहाँ पर ज्वालामुखी निकल रहा हो ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो आप यहाँ बैठ के देख सकते हो आराम से कि हाँ ज्वालामुखी निकल रहा है। थोड़ी दूरी पर आप बैठ के आराम से ज्वालामुखी को देख सकते हो, यहाँ निकल रहा है, आराम से निकल के नदियों के जैसा पानी बहता रहा है, वो ज्वालामुखी ये लावा जो है बहता रहता है और दूर तक जाता रहता है ना, बड़ा शांत होता है। पर वो जो इसका अगर मानो आप, इसकी जो वेंट होती है ना, जिसमें से वो पानी निकल, ये जो लावा निकलता है, इस वेंट में से, जो पाइप के रूप में होते हैं ना, इसी में से लावा निकलता है, इसमें अगर पानी बढ़ जाए तो ये थोड़ा सा विस्फोटक भी हो जाता है। बल्कि अगर सामान्य रूप से देखा जाए ना तो इसमें फव्वारों के जैसे ये निकलता रहता है। फव्वारे देखे ना आपने खेत में चलते हुए, तो उनके जैसे इनमें से निकलता रहता है, ठीक है। और जो शंकु बनता है इसकी वजह से, उसको कहते हैं, देखिए शंकु मतलब ऊपर से जो बन जाता है, उसको कहते हैं सिंडर कोन या सिंडर शंकु। तो ये हो गया शील्ड ज्वालामुखी। इसके फोटो में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है शील्ड ज्वालामुखी, देखिए यहाँ से निकला है और बहुत दूर तक ये फैल गया है ना, बहुत दूर तक ये इस प्रकार से फैल जा रहा है, बहुत दूर तक फैल जा रहा है ना। यहाँ से निकलता रहेगा, यहाँ खड़ा होकर आदमी देख सकता है कि हाँ देखिए यहाँ ज्वालामुखी निकल रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो हो गया सिंडर शंकु इसे कह देते हैं, सिंडर शंकु इसे कह देते हैं, है ना। ये इस प्रकार से निकलता है, बहुत दूर तक ये फैलता रहता है, कोई इसका कोण सीधा नहीं बनता है ना। ये देखिए इस प्रकार से आपको मैं बता दूं, ये यहाँ से निकल रहा है, देखिए ये फव्वारे के जैसे निकले जा रहा है ज्वालामुखी, और यहाँ से नदियों के जैसे ये लावा बह रहा है ना, ये नदियों के जैसे लावा बह रहा है। यहाँ पर खड़े होकर आप जो है, यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हो आराम से इस नदी को बहते हुए, बहुत सारे आदमी देखते हैं ऐसे, है ना। तो ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से निकलता है, कोई इसको हड़बड़ी कुछ नहीं है, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से निकलता है। कौन सा? शील्ड ज्वालामुखी, है ना। और ये अगर बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दें, बेसाल्ट प्रवाह जो है उसको अगर छोड़ दें तो उसके बाद में सबसे बड़ा कौन होता है? ये शील्ड ज्वालामुखी ही होता है ना। चलें पीछे वापस, अब दूसरे प्रकार का आ जाता है दूसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी आ जाता है वो आ जाता है मिश्रित ज्वालामुखी। अब मिश्रित ज्वालामुखी कौन सा होता है? ये जो अपना ये हो गया बेसाल्ट वाला ये शील्ड ज्वालामुखी हो गया। इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए, और जो शील्ड ज्वालामुखी होता है उसकी अपेक्षा ये क्या होता है, जो बेसाल्ट वाला होता है उसकी अपेक्षा अधिक ठंडा और गाढ़ा होता है। इसका जो उद्गार होता है ना इसमें से निकलता है वो गाढ़ा होता है थोड़ा, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, गाढ़ा होगा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, और ये वाला ज्वालामुखी है ना, ये भीषण विस्फोट के साथ ही इसका उद्गार होता है, यानी कि आसपास में कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब उद्गार होगा तो आसपास के शहरों को भी तबाह कर देगा, अगर इसके आसपास कोई बसा होगा तो उसको भी ये तबाह कर देगा, है ना। और इसके लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाश्म निकलती है। ज्वल खंडाश्म मतलब आग, धूल के कारण राख वगैरह सब साथ में निकलती है और वो धरातल पर पहुंचती है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, परतों के रूप में फिर जम जाता है ना। जैसे आपको मैं समझा दूं, यहाँ देखिए ये हो गया अपना मिश्रित ज्वालामुखी, ये अपना है ना, यहाँ से मान लो निकल रही है ये, तो ये ऐसा ऐसे जमता जाएगा।
ऐसे ऐसे जमता जाएगा, ऐसे ऐसे जमता जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक तरीके का पहाड़ पूरा बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। और ये बड़ा जब इसका उद्गार होता है ना तो ये विस्फोटक होता है इसका उद्गार बहुत, है ना। इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चित्र से आप ज़्यादा बढ़िया समझ पाओगे। देखिए ये है मिश्रित ज्वालामुखी, ये निकल रहा है यहाँ से, उद्गार हो रहा है ज्वालामुखी का। और ये देखिए किस प्रकार से इस प्रकार का ये इस प्रकार का जो है ये बन गया एकदम पूरा। देखिए ये इस प्रकार से ये बन जाता है ना, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। अगर तरल होता तो ये फैल के इधर चला जाता है ना ऐसे, तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं हो पाता, मगर ये तरल नहीं है, गाढ़ा है। कौन सा, मिश्रित ज्वालामुखी जो है ना। हाँ वो हमने देख लिया। तो आपने देख लिया मिश्रित ज्वालामुखी किस प्रकार से होता है। ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है बेसाल्ट प्रवाह की तुलना में तो होता ही है, साथ ही साथ जो अपना शील्ड ज्वालामुखी देखा उसकी तुलना में भी ये ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में दिया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी वगैरह से ही, ठीक है। अब होता है ज्वालामुखी कुंड, काल्डेरा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। काल्डेरा, ये काल्डेरा क्या होते हैं, ये सबसे अधिक विस्फोटक अगर कोई ज्वालामुखी पाया जाता है तो वो होता है ये काल्डेरा वाले, ज्वालामुखी कुंड वाले। ये इतने भाई साहब विस्फोटक होते हैं कि ये ऐसे ऊपर बनने के बजाय ये धंस ही जाते हैं, नीचे धंस जाते हैं ऐसे, है ना। स्क्रीन क्लियर करके बता दो एक बार में। ये देखिए ये वाला ऊपर की तरफ ये बना था, मगर ये क्या करते हैं, ऊपर जाने के बजाय ये है मान लो अपना पहाड़ जैसा, तो ये क्या करते हैं, ये अंदर धंस जाते हैं ऐसे, है ना। ये अंदर ऐसा धंस जाते हैं, ये वाला एरिया ऐसा धंसा हुआ बन जाता है। ये इतने जो है वो भीषण ये इनका विस्फोट होता है, ठीक है। और ये इतना विस्फोट हो रहा है, इतने विस्फोटक हैं, इसका मतलब है कि इनके जो लावा के स्रोत है ना, जो मैग्मा के स्रोत हैं, मतलब वो पास में ही है, और पास में तो है ही है, और वो बहुत ज़्यादा है, इससे इस बात का पता लगता है। आपको मैं बता दूं, देखिए काल्डेरा, ये ज्वालामुखी कुंड है ना, उसका चित्र भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज्वालामुखी इस प्रकार से होता है ना, ये पूरा आप इसका देख सकते हैं ना, ये इस प्रकार से हो जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप, पूरा गड्ढा सा बन गया ना अंदर, इतने भीषण ये होते हैं। और फिर ये गड्ढा सा जब ये ज्वालामुखी मर जाता है बहुत दिनों बाद में, तो यहाँ पर पानी भर जाता है, ये है ना। ये जो मुख होता है इसका, इसे क्रेटर कहते हैं, है ना। तो ये हो गया काल्डेरा, झील बन जाती है एक तरीके की, काल्डेरा झील बन जाती है। फिर ये इसी ज्वालामुखी के मुख के अंदर पानी भर जाता है जब ये मर जाता है, तब। समझ में आ गया आपको। चले वापस, ठीक है। फिर एक होता बेसाल्ट प्रवाह। बेसाल्ट प्रवाह मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जब शील्ड पढ़ रहे थे कि शील्ड जो है वो बेसाल्ट प्रवाह के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बेसाल्ट प्रवाह। और ये इतना बेसाल्ट प्रवाह इतना तरल होता है कि ये बहुत दूर तक फैल जाता है, यानी हज़ारों किलोमीटर तक ये फैल जाता है, ठीक है ना। और संसार के कुछ भाग जो है हज़ारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे अगर, तो भारत का जो दक्कन का पठार बना हुआ है ना, दक्कन ट्रैप, और महाराष्ट्र का पठार बना हुआ है, वो भी एक तरीके का आप कह सकते हैं बेसाल्ट प्रवाह जो है उसकी वजह से ही वो बना हुआ है। तो बेसाल्ट प्रवाह में आपको पिक्चर दिखा दूँ अपना, जो देखिए ये बेसाल्ट प्रवाह है ना। ये आराम से निकलता रहता है और बहुत दूर तक फैल जाता है। ये देखिए इतना, ये अपना दक्कन का क्षेत्र है, ये बना हुआ है बेसाल्ट प्रवाह से ही बना हुआ है। ये पूरा बेसाल्ट प्रवाह से ही बना हुआ है ना, ठीक है। फिर एक हो जाता है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक क्या होती है, देखिए जो भी अपने महासागर हैं, मैं एक नई आपको स्लाइड लेके आपको समझा देता हूँ। आपने अपने जितने भी महासागर है वर्ल्ड में, है ना, तो उन महासागरों के बीच में होता क्या है, सबसे पहले ये अटलांटिक महासागर में खोजी गई थी, है ना। तो ये सबसे पहले अटलांटिक महासागर के बीच में ये खोजी गई थी। ये है अपनी देखिए उत्तरी अमेरिका होगी, ये इधर दक्षिण अमेरिका होगी, ये इधर यूरोप वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये अपना अफ्रीका वाला एरिया हो गया, ये मान लीजिए। ये जो अटलांटिक महासागर है अपना, तो इस अटलांटिक महासागर में ऐसा एकदम बीच में ऐसे एक पूरी पहाड़ों की एक वो पाई जाती है, क्या श्रृंखला पाई जाती है पहाड़ों की। इसे कहा गया मध्य महासागरीय कटक। क्योंकि जब द्वितीय वर्ल्ड वार हो रहा था तो जो पनडुब्बियां पानी में से जा रही थी, तब उन्होंने इसको देखा कि हाँ एक बीच में पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ है, और ये सबसे पहले अटलांटिक महासागर में पता लगा था, और ये अटलांटिक महासागर के एकदम बीचों बीच थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया मध्य महासागरीय
कटक। बाकी और सभी महासागरों में भी पाई जाती है, परंतु एकदम बीच में उनमें नहीं है, परंतु जब एक बार नाम दे ही दिया तो दे ही दिया। तो ये जो होती है ना, ये मध्य महासागरीय कटक, यहाँ पर भी ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। और यहाँ के जो ज्वालामुखी हैं वो भी बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से निकलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से जो प्लेटें हैं ना, इधर से इधर खिसक रही होती हैं, है ना। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी आपको पढ़ाएंगे तभी मध्य महासागरीय कटक में आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि ये जो प्लेट है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट उधर जा रही है, इसलिए बीच में जो गैप उत्पन्न हो जा रहा है उसमें से आराम से आसानी से जो है लावा निकलता रहता है, वो लावा फैलता रहता है ऐसे ऐसे, और उसी लावा की वजह से जो ओशनिक जो प्लेट है वो बनती रहती है। उसी लावा की वजह से ओशनिक प्लेटें जो बनती रहती है ना, और जो गर्त होते हैं वहाँ पर ये विनाश भी इनका होता रहता है। तो ये हो गया आपका मध्य महासागरीय कटक, है ना। मध्य महासागरीय कटक हमने देख लिया। फिर अब ज्वालामुखी की वजह से कुछ स्थलाकृतियाँ जो है वो बनती है अपने यहाँ, है ना। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो उससे बनती है कौन चट्टानें, आग्नेय चट्टानें बनती है। ज्वालामुखी निकला, स्क्रीन क्लियर कर लें एक बार। चट्टानें देखिए 3 प्रकार की होती है, वो भी आपको समझाएंगे आगे। सबसे पहले देखिए प्राथमिक चट्टानें होती है वो आग्नेय चट्टानें। ये जो ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, जो लावा निकल रहा है, वो लावा जब ठंडा हो जाएगा तो उससे चट्टानें बनेगी, वो कौन सी होगी, आग्नेय चट्टानें, है ना। इग्नियस रॉक इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं, ये चट्टानें इनकी वजह से बन जाती है, धरातल पर ये पहुंच जाता है। पर अगर मान लो ये धरातल के अंदर ही जम जाए तो, इसलिए अगर देखा जाए तो आग्नेय चट्टानों को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये आग्नेय चट्टानों के प्रकार बताइए। यहीं से देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी मेंस में, इतना कि आग्नेय प्रकार जो थे ना प्राथमिक चट्टानें, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बन गया था। उसमें आपको ये पूरा बताना होगा। तो आग्नेय चट्टानें हो गया, एक तो कि मान लो जो लावा निकला वो बाहर आके जम गया तब, तो एक तो कौन सा हो गया, बाह्य चट्टानें हो गई, है ना, जिसे क्या कह सकते हैं हम, बहिर्वर्ती कह देंगे, बहिर्वर्ती। एक पातालीय या आंतरिक, है ना, अंतःवर्ती। बाहर आके जम गई तो वो आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट वगैरह जो बन जाते हैं वो। अंदर अगर ये जम गई पाताल में तो इसके वजह से भी अनेक प्रकार के जो है वो भू आकृतियाँ बनती हैं, और उनको कहते हैं अंतर्वेदी आकृतियाँ, उनको कहते हैं। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो अंतर्वेदी आकृतियाँ कौन कौन सी है। देखिए इस ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताना था कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है, कि ये प्राथमिक चट्टानें होती है, लावा के जो मैग्मा बाहर निकलता है, जो लावा बाहर निकलता है ज्वालामुखी की वजह से, वो ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। फिर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है, एक बहिर्वर्ती और एक अंतर्वर्ती। बहिर्वर्ती में जो है मैग्मा अगर बाहर आके जम जाए तो वो बहिर्वर्ती, अंतर्वर्ती मतलब मैग्मा अंदर ही जम जाए तो वो। अब अंतर्वर्ती में अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं आगे, है ना। अब इसमें देखिए अलग अलग प्रकार होते हैं। ये बैथोलिथ कोई होता है, कोई लेकोलिथ होता है, कोई फैकोलिथ होता है, सिल सीट डाइक वगैरह होता है ना। ये सब होता है अंतर्वेदी चट्टानें, और ये आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा याद रखना है। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो याद नहीं होगा, अब मैं आपको चित्र से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये हो गया अपना पूरा ये अपनी पृथ्वी है अंदर की, ठीक है ना। और यहाँ से अगर ज्वालामुखी निकलता है और ये लावा देखिए नीचे ही धरातल में ही जम जाता है इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से अगर ये जम गया तो इसे कहते हैं बैथोलिथ। और अगर इस बैथोलिथ के जैसा ही अगर आकार हो, देखिए ये वाला आकार बैथोलिथ जैसा ही है ना, परंतु इसके नीचे एक वेंट, जिस पाइप जिसकी वजह से वो मैग्मा आया, देखिए बाहर निकल नहीं पाया, अंदर ही जम गया ये। तो अगर ये पाइप जुड़ जाती है इसी गई तो उससे वो हो जाता है लेकोलिथ, ठीक है। और इस प्रकार से अगर ये तस्तरी के रूप में जम जाता है, ये तस्तरी के रूप में अगर ये जम जाता है लावा पृथ्वी के अंदर, तो ये होता है लेपोलिथ, तस्तरी आकार। तस्तरी आकार है ना, ये आपको याद रखना है। और अगर ये सीधा जम जाए, देखिए लावा ऐसे निकलता है, ठीक है, और अगर ये सीधा ऐसे वर्टिकल अगर जम जाए ऐसे वाला ये, तो वो होती है डाइक। वर्टिकल जम जाए, है ना, तो वो होती है डाइक। और अगर ये क्षैतिज रूप से जम जाए तो वो होती है सिल या शीट। वर्टिकल रूप से जमती है तब दोनों को सिल या शीट कहते हैं। अगर वो मान लो पतली है, समझो अगर वो इस प्रकार से जमी है और पतली है तो वो होगी शीट। और मान लो वो ऐसा ही है, वो मोटी है, तो वो होगी सिल। या
हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे सिल और शीट के बारे में। देखिए सिल अगर पतली है तो वो सिल हो जाएगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप से, और अगर ये मोटी है, इसका आकार मोटा है, तो ये हो गई क्या हो जाएगी, सिल हो जाएगी, है ना। बैथोलिट जो धरातल में जम गया हो, जिसमें ये वेंट नहीं लगी हो, इस प्रकार की चीज़ ना, पाइप से वो सप्लाई ना हो रही हो, अंदर नीचे ही जम गया तो बैथोलिट। अगर ये पाइप लग के उसी आकार का हो गया ये, तो हो गया लेकोलिट। और तस्तरी नुमा आकार में जम गया ये, तो लेपोलिट। और अगर ये वर्टिकल जम गया हो, वर्टिकल समझते हो ना, ऊर्ध्वाधर ऐसे, तो डाइक। और अगर वो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप से जम गया हो तो सिल या शीट। अगर वो पतला है तो सिल, सॉरी शीट, और मोटा हो गया तो वो हो गया क्या, सिल। ये समझ गए आप, है ना। यही उसमें समझाया गया है। यहाँ से आप एक बार और इस चित्र में आप देख लो, है ना। देखिए ये सिल मोटा हो गया तो ये लेकोलिथ, है ना। बैथोलिथ क्या है, नीचे ही बैथोलिथ जम जाता है, और उस बैथोलिथ को अगर ऐसे पाइप से जोड़ दिया जाए तो वो होता है लेकोलिथ, है ना। ये हमने सब कुछ देख लिया। ये लेकोलिथ हो गया, है ना। अगर वर्टिकल हो जाए तो डाइक। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं शैल, है ना। चट्टानें जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले चट्टानें जो है वो, सबसे पहली चट्टान कौन सी आती है, वो आती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, है ना। आग्नेय चट्टान ये जनक चट्टान भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं जनक चट्टान? की सारी चट्टान जो और दो चट्टानें हैं उनका जनक, उनकी जनक है यही आग्नेय चट्टान। जब लावा बाहर निकल के जम जाता ना, तो वो जिसका निर्माण होता है वो है आग्नेय चट्टान, है ना। तो मुख्य रूप से शैल तीन प्रकार की होती है। देखिए आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित, है ना। तो जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार से जो शैल बनती है, जो चट्टान बनती है, वो होती है आग्नेय चट्टान। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और आग्नेय शैल देखिए दो प्रकार की होती है, यहीं से क्वेश्चन बना था मेंस में, अंतर्वेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान या बहिर्वेदी शैल, ठीक है। तो ज्वालामुखी से जो निकला और वो बाहर आके जम गया तो वो बहिर्वेदी, और वो अंदर ही जम गया तो वो अंतर्वेदी जो है चट्टान हो जाती है, ठीक है। जैसे बाहर आके जम गया तो बेसाल्ट। और दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। वो जो द्रवित मैग्मा होता है वो कभी कभी भूप्रपटी के अंदर ही जम जाता है, जिसकी वजह से जो चट्टानें बनती है वो है अंतर्वेदी चट्टानें। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ये चट्टानें धीरे धीरे ठंडा होती है, इसलिए बड़े बड़े दानों का ये रूप ले लेती है। और ग्रेनाइट ऐसे ही जो शैल है उनका उदाहरण है, यानी जो अंतर्वेदी चट्टानें हैं उनका उदाहरण होता है ग्रेनाइट, ठीक है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं, है ना, ठीक है। शैल लुढ़क कर, फिर चटक कर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, अवसाद। यानी कि ये जो चट्टानें हैं ना, ये वाली, यही टूट जाती है, एक दूसरे से टकरा कर टूट गई है, पानी की वजह से टूट गई है, धूप की वजह से टूट गई है, ये कुछ जानवरों ने तोड़ दिया है, ठीक है, वो अवसाद हो गए। और ये वाले अवसाद जब हवा, जल और के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक जगह जमा होने के बाद बहुत सारे सालों में एक, थोड़े दिनों में एक जमा हुआ, फिर थोड़े सालों में एक जमा हुआ, इस प्रकार से बहुत सालों में वो जमा होता जाता है, और वो एक जगह दबाव के कारण एक कठोर चट्टान का रूप ले लेते हैं, और वो चट्टान क्या हो जाती है, अवसादी चट्टान। तो ये अवसादों से मिलकर क्या हो जाता है, अवसादी चट्टान बन जाती है, दूसरे प्रकार की चट्टान हो गई, ठीक है। जैसे बलुआ पत्थर जो बना हुआ है वो रेत का ही तो बना होता है, वो रेत के दानों से बनता है। और इन शैलों में जो ये अवसादी चट्टान है, इन चट्टानों में क्या होता है, पौधे, जानवर और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इन चट्टानों में रहते हैं, और इनके अंदर ही वो दबकर रह जाते हैं। तो जो जीवाश्मों की प्राप्ति होती है ना हमें, वो अवसादी चट्टानों से ही होती है, और कुछ चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर पूछ ले एग्जाम में कि जीवाश्म पाए जाते हैं, ये कौन सी चट्टान का गुण है, तो ये है अवसादी चट्टानों का गुण, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आग्नेय चट्टान होगी, ये अवसादी चट्टान होगी। अगर ये आग्नेय और अवसादी चट्टानें बहुत सारा इन पर ताप लगा दिया जाए या बहुत सारा दाब लगा दिया जाए, उसकी वजह से ये किस में परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें अगर, तो चिकनी मिट्टी जो स्लेट है में चूना पत्थर जो है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इनके उदाहरण भी आपको बताऊंगा कि कौन सी चट्टान कौन से में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और ये शैलें तो अपने लिए महत्वपूर्ण होती ही है। देखिए अगर ये लाल किला हो तो आप देख सकते हैं, ये अगर आप संगमरमर की वजह से आपका क्या बना है, ये ताजमहल, ये इनकी वजह से ही बना है ना। तो
ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये चट्टानें बनती है और क्या होता है ना। ये यहाँ पर यार ये क्या हो गया, ये बीच में ये फ़ोटो लग गई है, छोड़ो इसे, कोई नहीं, मैं आपको नई स्लाइड लेके समझा देता हूँ। सबसे पहले कौन सी चट्टानें आएंगी, जैसे पहले ये है ना, ये लावा निकला, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर ये लावा निकला, ये जम गया, तो कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें होगी। अब ये आग्नेय चट्टानें टूट गई, टूट के अवसादों में टूट बन गए अवसाद, फिर थोड़े दिनों में उनमें परत दर परत बन गई, ऐसा परत दर परत बन गई, परत बनती गई, उनमें कुछ जीवाश्म भी हो गए, है ना, यानी छोटे मोटे जानवर भी उनमें रहने लगे, कुछ जानवर ऐसे दब जाते हैं, इनमें रहते हैं, है ना। तो ये कौन सी चट्टानें हो गई, अवसादी चट्टानें, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें और ये आग्नेय चट्टानें, ये दोनों मिलके, इनमें अगर ताप और दाब की वजह से, धरातल में अगर ताप और दाब की वजह से ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित, मेटामॉर्फिक, तो ये कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है ना। फिर ये चट्टानें जब दो प्लेटों के बीच में टकराव होता है, उस टकराव की वजह से ये इनमें वापस जो है इन चट्टानों का आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर निर्माण हो रहा है और यहाँ पर विध्वंस इनका हो जाता है। ये चट्टानें वापस जो है मूल रूप में पहुँच जाती है, तरल रूप में, फिर तरल रूप से वापस मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है और फिर आग्नेय चट्टानें बनती है, फिर अवसादी चट्टानें बनती है, दोनों में रूपांतरित हो जाती है ताप और दाब की वजह से, तो कायांतरित चट्टानें बन जाती है। अवसाद किस में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में मात्र वो पाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए चित्र लेके आया था, एक चित्र था, यही था चित्र, ये वाला था यहाँ, ठीक है, समझ गए आप ये। अब मैं आपको बता दूं कि कौन से मूल चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान होकर क्या बन जाते हैं। अगर कोयला जो है ना वो रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित होकर नीस बन जाता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर बन जाता है। ग्रेबो सर्पेंटाइन बन जाता है। बलुआ पत्थर देखिए क्वार्टजाइट बन जाता है। शेल जो है वो स्लेट बन जाती है और स्लेट जो है वो आगे फाइलाइट में बदल जाती है। तो आपको एक तो हीरा तो याद रख लेना है, एक ग्रेनाइट और नीस, इसका उदाहरण पूछ लेते हैं संगमरमर वाला। ये कम से कम आपको 3-4 तो एग्जाम्पल याद रख लेने हैं, एग्जाम में याद आपको उदाहरण देने के भी काम आएंगे। कोयला से हीरा आपको पता ही है, ग्रेनाइट से नीस और चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। तो ये हमने देख लिया चट्टानें किस प्रकार की होती है और प्राथमिक चट्टानें कितने प्रकार की होती है, देख लिया। मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यह आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं और कल जो है वो हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर उसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ी लंबी चलेगी और वो समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन से भी बनते हैं। एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब यहाँ से, ठीक है। तो ये अपना है टेलीग्राम चैनल। इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी इसी टेलीग्राम चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। यहाँ से आप इसके से स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो है वो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलता रहे और जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको उसका लाभ मिलता रहे। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।